तो चलिए आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में, आज के क्लास में। और एक बात है कि जल्दी से आप लोग ना सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग जो अभी तक जुड़े नहीं है वो भी सारे जुड़ पाएंगे। उसके बाद हम लोग सेशन को शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए और पेन पेपर के साथ बैठ जाइए क्योंकि बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं। सबको लिखते चलिए, बोलते चलिए और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो वर्ड आपके साथ और भी ज्यादा सेट होता चला जाएगा, ठीक। तो जल्दी से एक बार शेयर कर लीजिए सबको। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन, आज के पाठशाला को, जहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करें। और एक्चुअली देखिए, जैसे कि आपके लिए हम बताए थे ना कि आपके प्रैक्टिस को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए, उसको चार चांद देने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिस बैच आप लोग के लिए तैयार किए हैं, जहां हम आपके लिए मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग इन तीनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और इसमें चैप्टर वाइज, मिक्स्ड एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तीनों तरीके के, क्योंकि तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो तीनों को हम लोग रिवाइज या फिर प्रैक्टिस के दौरान कंप्लीट करवाएंगे आपको, ठीक है। तो जल्दी से इस सेशन का आप लोग फायदा उठाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पे आपको मैथ का लाइव 9 बजे रात में मिलने वाला है। वोकैब पर जो है अभी आप देख रहे हैं ना, इस वक्त वोकैब कब मिलेगा, प्रत्येक दिन सिवाय संडे को छोड़ करके। उसके बाद सुबह के 7 बजे आप ग्रामर और ग्रामर से रिलेटेड या फिर कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्रैक्टिस बैच का एंजॉय करते हैं, आप उसका फायदा उठाते हैं। तो ये सुबह का हो गया 7 बजे। और रीजनिंग का जो आपका बेसिक चलता है, तो ये बेसिक चलता है आपके लिए 12 बजे दोपहर में, ठीक है। आप 12 बजे दोपहर में रीजनिंग बेसिक से तैयार कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस आपके साथ रोज शाम को 7 बजे आपके साथ लाइव चलता है। तो इन पूरे जो प्रैक्टिस बैच हम लोग आपके लिए तैयार किए, इसका भरपूर फायदा उठाइए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये आपके लिए पेनाशिया साबित होने वाला है, दैट इज रामबाण आपके तैयारी के लिए। तो इसको देखना मत भूलिए, इसका फायदा उठाना मत छोड़िए। अब हम लोग आज बात करेंगे नए नए इडियम्स के बारे में। लास्ट क्लास में आपको हम जो इडियम्स पढ़ाए थे, सारे के सारे इडियम्स आपके कलर पर बेस्ड था। और कौन सा कलर, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, रणवीर का कमेंट आया रेड कलर से था। रेड कलर का तो आज है। पीछे वाले दिन में कौन सा है, कौन सा था पीछे वाले दिन में? ब्लू। यस, बहुत बढ़िया रणवीर। और किसी का? मृत्युंजय का भी आ गया, यस का भी आ गया, शुभम का भी आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करते रहिए कि हम लोग पीछे क्या पढ़े, ठीक है। सामंत का भी बहुत बढ़िया, रोहित यस। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कलर में से। आज हम लोग का रहेगा रेड कलर का। कैसा रहेगा? रेड कलर। रेड कलर से रिलेटेड आपके सामने इडियम्स होंगे और जितने सारे रेड कलर से बन पाएगा, लगभग हम लोग सारे को देखने की कोशिश करेंगे और एक साथ रहेगा। तो आप ना रेड कलर से जितने सारे इडियम्स हैं सबको एक बार में ही सीख जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला आपके सामने जो रेड कलर से लिखा हुआ इडियम है, वैसे तो लिखा भी रेड कलर से और बेस्ड भी है रेड कलर के ऊपर। तो कौन सा है आपके सामने लिखा हुआ? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं रेड लेटर डे का मतलब। इसका मतलब अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और मेमोरेबल डे। वो दिन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो या बहुत ही ज्यादा आपके लिए मेमोरेबल हो, यादगार हो, तो वैसे दिन को आप क्या बोलेंगे? रेड लेटर डे, ठीक। सबके लाइफ में एक ना एक ऐसा दिन होता है जिसको बोलते हैं कि वाह, उस दिन था, वो क्या दिन था, मेरी जिंदगी ही बदल गया। जिस दिन मान लीजिए कि आपके हाथ में सिलेक्शन का वो जो नियुक्ति पत्र होगा, आप उसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर, वो दिन हमारे जीवन का रेड लेटर डे होने वाला है, क्योंकि उस दिन के बाद हमारा फ्यूचर ही चेंज हो जाएगा, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक बेहतर वर्क हो पाएगा। तो आपके लाइफ में भी एक दिन रेड लेटर डे जरूर होगा। The day I first set foot in this institute was a red letter day. जिस दिन हम आपके साथ इस इंस्टीट्यूट में जुड़े, वो दिन हमारे लिए सच में एक इंपॉर्टेंट दिन था। तो हम अपने लिए बोले कौन सा दिन? जिस दिन आपके साथ हम लोग जुड़े, ठीक है। तो आपको अपने लिए एक अपना रेड लेटर डे तैयार करना है।
जिस दिन आपको लगे कि यस ये दिन है। नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर का, ये भी रेड कलर से रिलेटेड है, लिखा भी रेड कलर में है। लिखा क्या? टू पेंट द टाउन रेड। टू पेंट द टाउन रेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ टू सेलिब्रेट। जब कभी आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कोई करता है, और ऐसे बहुत सारे फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? टू पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब हो गया टू सेलिब्रेट, उत्साह से सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेशन का मतलब होता है ना, यदि हिंदी में देखा तो जश्न मनाना। जिस दिन आप जश्न मनाते हैं दैट इज सेलिब्रेशन, उसी को बोलते हैं। तो आई एम रेडी टू पेंट द टाउन रेड विद सम ऑफ माई क्लोजेस्ट स्टूडेंट्स। हम भी तैयार हैं आप सबों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। किस तरीके का सेलिब्रेशन होना चाहिए? ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब आइएगा वर्दी में, जब आपके वो कंधे पे बैच, आपके सर के ऊपर उस तरह का कैप होगा, तो कितना मतलब मनमोहक दृश्य होगा यहाँ पे। तो उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। उस दिन हम लोग पूरे टाउन को क्या करने वाले हैं? रेड से पेंट कर देंगे। तो पेंट द टाउन रेड का मतलब टू सेलिब्रेट। तो आई एम रेडी टू पेंट द टाउन रेड विद सम ऑफ माई क्लोजेस्ट स्टूडेंट्स। जो लोग बढ़िया से एकदम से अच्छे खासे तैयारी कर रहे होंगे, उसके साथ हम सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है इन द रेड। इन द रेड का मतलब क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट या इन फाइनेंशियल डेंजर। जब आपका स्थिति ना फाइनेंशियल तरीके से पैसे को लेकर के काफी दयनीय हो गया हो, पैसे की कमी हो गया हो, तो वैसी स्थिति को क्या बोलेंगे? इन द रेड। क्या बोलेंगे वैसी स्थिति को? इन द रेड। वित्तीय खतरा जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? वित्तीय खतरा। जब आपके पास पैसे की कमी हो, समझ गए? तो आप बोल सकते हैं कि आई एम इन द रेड। जब कभी आपके दोस्त आपको बोले कि चलो पार्टी दो, तो उसको बोलना आई एम इन द रेड। ठीक है, आई एम इन द रेड। इसका मतलब मेरे पास पैसे की कमी है मेरे दोस्त, हम पार्टी देने वाले अभी नहीं हैं। तो इन द रेड का मतलब फाइनेंशियल खतरे में। द कंपनी हैज बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। लगभग 3 क्वार्टर से, क्वार्टर्स का मतलब कितने महीने का होगा क्वार्टर? तो यदि 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर, लगभग 9 मंथ से ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसमें है? किसमें है? इन द रेड। इसका मतलब फाइनेंशियल डेंजर में। पैसे की कहीं ना कहीं कंपनी के पास तंगी आ गया होगा, पैसे की कमी आ गया होगा, जैसे आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बार बार नहीं बोलना है, कभी पार्टी भी देना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपके सामने चलते हैं। और 4 में क्या है? लाइक और रेड रैग टू अ बुल। इसका मतलब है कि लाइकली टू मेक समवन एंग्री। जब आप किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो आप बोल सकेंगे, क्या बोल सकेंगे? कि लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। जैसे डोंट टेल हिम यू आर अ वेजिटेरियन। उसको मत बुल कहो क्योंकि तुम वेजिटेरियन हो, और जब वो आएगा तो इट्स लाइक अ रेड रैग टू बुल, तो ऐसा लगेगा कि तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो। जैसे ऐसा होता है ना कि कोई लोग को हम बोल दे कि चलो आज मेरे यहाँ चिकन पार्टी है, ऐसे फोन करके उसको बुला लिया और पता लगा कि अब तो वेजिटेरियन निकले, पूरी तरह से वहां वेजिटेरियन का पार्टी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा। क्या है भाई, तुम बुला दो, चिकन लेग पीस ये सब कुछ चलेगा, और यहाँ पे तो कुछ नहीं। तो उस तरीके की सेंस से आप बोल सकते हैं कि लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। डोंट टेल हिम यू आर वेजिटेरियन, इट्स लाइक अ रेड रैग टू अ बुल। अब वैसे भी हम लोग कैसे करते हैं? बुल के सामने ना आप एक लाल कपड़े को दिखा दीजिए, लाल कपड़े, या फिर आप लाल ड्रेस पहन करके बुल के सामने जाइए, सांड के सामने जाइए, तब बताएगा कि तो आप लाल पहने कि आपको मतलब उसके सामने क्या कर रहे हैं। तो गुस्सा हो जाता तुरंत से बुल और आपको दौड़ाना शुरू कर देगा। इसलिए यहाँ पे रेड रैग, ठीक है, टू अ बुल। बुल के सामने कोई भी लाल चीज को आप दिखाएंगे तो गुस्सा होना तो लाजिमी है। जब आप किसी व्यक्ति को भी ऐसे करते हैं दैट मीन्स आप उसको गुस्सा दिला रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको गुस्सा दिला रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने 5 नंबर पढ़िए एक बार। रेड टैपिज, क्या लिखा हुआ है? रेड टैपिज। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज के साथ यदि कोई काम करता है ना, तो वैसे फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कि जो मैनर है, जो तरीके हैं, जो उसके काम करने के मतलब सिस्टम है, उसी सिस्टम में काम करने को बोलते हैं फॉर्मेलिटीज। या फिर बोल सकेंगे कि दिखा भी सकते हैं कि हाँ आपका ये चीज हमने नहीं कर दिया, तो उसे फॉर्मेलिटीज भी बोलते हैं। तो जब एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज के बारे में बात करें तो उसे बोलेंगे रेड टैपिज।
जैसे देयर इज अ रेड टैपिंग इन डे टू डे ऑपरेशन एंड नो एक्शंस कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ द अथॉरिटी। और ये भी होता है ना कि आप फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, मतलब काम करने को छोड़ करके बस दिखा रहे हैं कि यस। जैसे बोला जाए ना कि आपको बोला जाए कि कोई काम करना है, इसको कर दो, तो आ गया टाइम पे चला गया, काम कुछ नहीं किया, बस वो ये दिखाया कि आपने बुलाया था मुझे और हम आ गए। तो वैसे ही काम को फॉर्मेलिटीज निभाना भी बोलते हैं। कभी कभी कोई रिलेशन वाले आपके सगे संबंधी आपको निमंत्रण देता है, तो बोलता है कि आपको आना है, कम से कम फॉर्मेलिटीज के लिए तो आ जाइएगा, मतलब केवल आकर के चले जाइएगा, हम लोग को लगेगा हाँ वो आए थे, तो वहां पर भी आप फॉर्मेलिटीज बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है कि देयर इज अ रेड टैपिंग इन डे टू डे ऑपरेशंस, जो प्रतिदिन का ऑपरेशंस है उसमें केवल क्या है, रेड टैपिंग में केवल फॉर्मेलिटीज निभाया जा रहा है। एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ द अथॉरिटी। जब तक अथॉरिटी के प्रॉपर चैनल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तब तो यहाँ पे कोई भी काम करा नहीं जाएगा, बस वहां पे फॉर्मेलिटीज निभाया जाएगा। समझ गया? चलिए नेक्स्ट आपके सामने 6 नंबर पढ़ लीजिए एक बार, रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम आप बहुत पीछे शायद कभी पढ़े होंगे, पढ़ाए भी हैं रेड कारपेट। और आप सोचिए कि आप ना कुछ ऐसा काम कर लीजिए कि लोग आपकी रेड कारपेट वेलकम करें। रेड कारपेट वेलकम करता हो तो कि एकदम वार्म वेलकम, गर्म जोशी के साथ स्वागत, आया नहीं कि एकदम फूल की वर्षा, माला लेकर के तैयार है लोग, बैंड पार्टी। अब देखे होंगे ना कि कभी मोदी जी कहीं पे कोई देश वगैरह जाते हैं तो कैसे एकदम उस देश के कल्चर के साथ ड्रम वगैरह पूरे एकदम उस तरीके के पहनावा के साथ लाइन से लोग खड़े रहते हैं मोदी जी का स्वागत करने के लिए। या फिर ऐसे बहुत सारे नेता लोग को आप देखे होंगे, तो उस तरीके के वेलकम को क्या बोलते हैं हम लोग, वार्म वेलकम, या फिर गर्मजोशी से स्वागत, या फिर उसी को आप बोलेंगे रेड कारपेट वेलकम। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी काम करने के लिए अपने लाइफ में ना सोचिए कि जब भी आप किसी भी सिटी में किसी भी जगह पे यदि लैंड कर रहे हैं, उतर रहे हैं, तो लगे कि आपका स्वागत किया जा रहा है। समझे? ये जोश ये जुनून आप अंदर डाल लीजिए, सोच लीजिए मन में कि मेरा भी वेलकम ऐसा ही होना चाहिए। तो उसी को बोलेंगे रेड कारपेट वेलकम। टू वेलकम विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, काफी रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करना। जैसे यहां पे हम लोग कि द मिनिस्टर वाज गिवन द रेड कारपेट वेलकम, इस मिनिस्टर को रेड कारपेट वेलकम दिया गया। लेकिन यहां पे आप अपने आप को डालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने आप को डालने की कोशिश कीजिए। कैसे होगा? हवा में तो कुछ नहीं होता है, हवा में कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि सर सोचेंगे, कोचिंग आएंगे 2 दिन के बाद। अरे भाई, जब आप अपने करियर को लेकर के सोचने में अभी टाइम गवा रहे हैं तो अपने करियर को बनाइएगा कब? इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग के ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट मत कीजिए। थिंक इमीडिएटली, जल्दी सोचिए एंड थिंक बिगर, बड़ा सोचिए एंड डू बिगर, बड़ा कीजिए। समझे? तो बहुत लोग अपने लाइफ को भी लेकर बोलते हैं कि सर सोचेंगे कि मंडे से आएंगे या ट्यूसडे से आएंगे। तो वैसे लोगों के लिए सच में जॉब और सच में सरकारी कॉम्पिटिशन, मतलब जो एग्जाम्स है ना सरकारी जॉब के, सरकारी नौकरी के, वो उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि वे आज भी सोचने के लिए ही तैयार है, करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपको सोचना ज्यादा नहीं, करने पे उतर जाइए, तब जाकर के आपको मिलेगा रेड कारपेट वेलकम। नेक्स्ट 7 नंबर का आपका रेड बैट। रेड बैट का मतलब होता है कि टू डिनाउंस, और डिनाउंस का मतलब किसी को नकारना बोल सकते हैं, या फिर किसी को नकारना ही होता है डिनाउंस का मतलब। ठीक है, डिनाउंस का मतलब नकारना। ओके, या फिर उसका दोष निकालना, निंदा करना, ये भी हम बोल सकते हैं किसी को। अक्यूज का मतलब वही होता है, किसी को निंदा करना, उसके कामों को निंदा करना, या फिर उस पर दोष दिखाना कि ये गलत करते हो, ऐसे करते हो। हर किसी को ना दोष को ही ढूंढते रहना, दैट इज एक्यूज करना, डिनाउंस करना। दे ऑलवेज गिव रेड बैट फॉर रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। वे लोग जो है हमेशा रेड बैट करते रहते हैं, मतलब निंदा करते रहते हैं। किस चीज का? रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है ना, इस सिस्टम को लेकर के वो बार बार इस सिस्टम का निंदा करता है कि ये गड़बड़ सिस्टम है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसमें ये चीजें गड़बड़ है, वो चीजें गड़बड़ है। तो वो हमेशा इसका निंदा करता है।
तो वैसे जो निंदा करने वाला सेंस होता है उसी को क्या बोलेंगे, रेड पैट। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 8 नंबर का कि टू कैच समवन रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ लेना। रंगे हाथ पकड़ने का मतलब जब कोई व्यक्ति कोई गलत वर्क, ठीक है, कोई गलत काम कर रहा होता है और उसे उसी वक्त पकड़ लेते हैं तो उसी को बोलते हैं रंगे हाथ पकड़ा गया। आप डेली सुनते होंगे, बार बार सुनते होंगे कि ये रंगे हाथ पकड़ा गया, ये यहाँ पे ये कर रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया, तो उसी को बोलेंगे आप टू कैच समवन रेड हैंडेड। टू कैच समवन व्हाइल ही वाज कमिटिंग द क्राइम, क्राइम करते वक्त, जैसे द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड। थीफ कैसा पकड़ा गया, रेड हैंडेड एट द रेलवे स्टेशन। कहां पर, रेलवे स्टेशन पे। तो चोर जो है रेलवे स्टेशन पे तो दान पुण्य का काम तो कर रहा नहीं होगा, वो क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं चोरी का काम कर रहा होगा, और चोरी के काम करते करते वो पकड़ा गया, तो उसे बोलते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। और उसके बाद उसका जो हुआ होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है 9 नंबर, टू लुक थ्रू रोज कलर्ड और टिंटेड ग्लासेस। यहां पे रेड कलर कहीं लिखा हुआ है, लेकिन रोज कलर का कहीं ना कहीं मतलब रेड से ही होता है। रोज का जो है ना, वैसे तो रोज अलग अलग कलर का होता है ना, ब्लैक रोज, व्हाइट रोज, येलो रोज, ठीक है, पिंक, रेड, सब तरह की रोज कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे और मिलता भी है, लेकिन एक जनरल टर्म में बोला जाए तो रोज रेड जैसा ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी रोज कलर को रेड कलर के मान लिए हैं, और उसका एग्जांपल यहाँ पे, उसका इडियम्स को यहाँ पे हम लोग पढ़ ले रहे हैं। कोई तकलीफ तो नहीं ना, नहीं। और इसका मतलब क्या था कि टू लुक थ्रू रोज कलर्ड और टिंटेड ग्लासेस, इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक व्यू। क्या होता है इसका मतलब, ऑप्टिमिस्टिक व्यू। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बताए थे, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग, या फिर साइड, क्या बोलेंगे, लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। जब आप पॉजिटिव साइड की ओर देखते हैं, हमेशा अच्छे की ओर देखते हैं, नेगेटिव चीजों को आप छोड़ देते हैं, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक व्यू। और टू लुक थ्रू रोज कलर्ड या फिर टिंटेड ग्लासेस, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जिंदगी के पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हो कि वी शुड ऑलवेज लुक थ्रू रोज कलर्ड इन आवर लाइफ। हम लोगों को अपने जिंदगी में हमेशा किधर देखना चाहिए, लुक थ्रू रोज कलर्ड। किधर करना चाहिए, लुक थ्रू रोज कलर्ड। इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव चीजें ना अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी लाता है, एंड उस एनर्जी से आप अपने रिजल्ट को तैयार करने में बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लोगों को कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक, जिसे बोलते हैं आशावादी दृष्टि से। जो आशावादी हो, निराशावादी जो नेगेटिव सोचता हो, आशावादी जो पॉजिटिव सोचता हो। नेक्स्ट आपके सामने 10 नंबर का है रेड हेरिंग। हियरिंग नहीं, रेड हेरिंग। इसका मतलब था कि दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू। मेन इशू क्या है उसको ना बोल करके बस उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है हटाना, माइंड को भंग करना। भंग करने की स्थिति, मेन इशू से आपको इधर उधर मूव करने की जो काम होता है, ठीक है, भटकाने का जो काम होता है, उसी को बोलेंगे डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए आप लोग, भटकाना। जब किसी को भटकाते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, और कहां जाना है वही मतलब नहीं। एग्जाम्पल से द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड मेनी क्लूज बट दे वर ऑल रेड हेरिंग्स। पुलिस बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट किया, बहुत सारे मेनी क्लूज को उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके देखा क्या है नहीं है, बट दे वर ऑल रेड हेरिंग्स। लेकिन वो मेन चीज पे जा ही नहीं पाया, वहां से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, भटक गया। पुलिस भी भटक जाता है, देख रहे हो ना, ठीक है। तो आपको पढ़ते पढ़ते यहां से भटक नहीं जाना है, माइंड इसी पे रखिए, माइंड इस जो यहाँ पे वर्ड चल रहा है उस पे रखिए, इधर उधर की बातें नहीं। पीछे क्यों देख रहे हैं आप, सामने देखिए, सामने सामने चल रहा है, ठीक है। 11 नंबर आपके सामने क्या है, टू सी रेड। टू सी रेड का मतलब गेट एंग्री या वायलेंट। देखिए, जब आप किसी को रैग किए, किसी बुल को किए, तो किसी दूसरे को गुस्सा दिला रहे थे। क्या था उसमें क्या था, इसमें था कि लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, तब किसी दूसरे को गुस्सा दिलाना होता है। अब आप खुद लाल देख लीजिए, टू सी रेड, इसका मतलब आप खुद गुस्सा हो गए। पीपल हु डोंट फिनिश अ जॉब रियली मेक मी सी रेड। वे व्यक्ति जो अपना काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वह हमेशा मुझे किस तरीके से
देखता है या फिर क्या करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंस में हो गया कि टू से रेड का मतलब गेट एंग्री या वायलेंट। अब हम लोगों ने रेड में से 11 नंबर तक देखा। ये 11 नंबर जितने भी सारे इडियम्स 11 तक था, ये सारे के सारे किस कलर पे बेस्ड था, तो बोलेंगे सर रेड कलर पे। इससे पहले हम लोग पिंक कलर ब्लू कलर के बारे में पढ़ लिए। अब चलिए नेक्स्ट कलर के बारे में पढ़ते हैं। और अब आपके सामने नेक्स्ट कलर का जो है वो है कौन सा कलर, ग्रे। ठीक, तो एक बार ग्रे कलर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इडियम्स नहीं मिला, जो मिला आपके सामने वो 1 2 3 और 1 4। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुरंत से खुश हो गए कि बस अब तो ग्रे को हम कर ले कंप्लीट, इसमें तो 4 ही इडियम है। कोई बात नहीं, 4 है ना, इस 4 को आप रट लीजिए। हो सकता है 4 से आपको पूछ लिया जाए। तो 4 में से 4 क्या क्या है। पहला है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब होता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपके सामने कोई भी चीज साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से कुछ लिखा हुआ ना पता चले, या फिर कहीं पर भी स्पष्ट तरीके से समझ में ना आए, दैट मीन्स वो एरिया आपके लिए क्या है, ग्रे एरिया। कैसा एरिया है, ग्रे एरिया। वहां पर क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता नहीं मिल रहा है, स्पष्ट तरीके से आप समझ नहीं पा रहे। जैसे द इन्वेस्टिगेशन ओवर दिस केस सीम्स ग्रे एरिया। इस केस के ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वहां पे ऐसा लग रहा था कि ये जो है कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। दैट मीन्स किस तरह का एरिया बना रहा है, ग्रे एरिया। तो ग्रे एरिया का मतलब समझ गए कि जहां पे चीजें साफ तरीके से बात में समझ ना आए, साफ तरीके से समझ में ना आए, दैट इज ग्रे एरिया। ऐसा हर जगह पे होता है जहां पे आपको समझ में नहीं आने लगता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला पोर्शन अब मेरे लिए ग्रे एरिया बन गया। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रे मैटर तैयार करना पड़ेगा। जिस एरिया मतलब जो एरिया ग्रे एरिया हो गया, उसको समझने के लिए, जानने के लिए आपको अपने अंदर क्या तैयार करना पड़ेगा, ग्रे मैटर। सर ये ग्रे मैटर क्या तैयार करना होता है? अरे भाई ग्रे मैटर का मतलब होता है इंटेलिजेंस। आपके अपने अंदर की जो बुद्धिमत्ता है, या फिर जो ज्ञान वाला जो चक्षु होता है ना, ज्ञान की दृष्टि, उसको खोलना। जैसे बोलेंगे हम तीसरी आंख। तीसरी आंख को हम बोलते हैं ज्ञान की आंख। ठीक है, तो उसको खोलने की जरूरत है, वही होता है आपका ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर का मतलब इंटेलिजेंस। कहां पे हम लोग यूज करते हैं, ग्रे एरिया के ऊपर यूज करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। इट इज नॉट द सॉर्ट ऑफ फिल्म दैट स्टिम्युलेट्स द ग्रे मैटर मच। क्या लग रहा है, ये आपको एक मूवी का सीन चल रहा है? नहीं, मूवी का सीन में ना आप सो भी जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कहानी चल रहा था। यहाँ पे ना आपकी एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए एक पढ़ाई का कंटेंट मिल रहा है, इसलिए आपको ये मत समझना कि ये मूवी वाला चीज है कि हमको तुरंत से स्टिम्युलेट करेगा मेरा ग्रे मैटर को। आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इस वाले सेक्शन पे। अब अपने आप क्या कर पाएंगे, ग्रे मैटर को तैयार कर लेंगे। तो अभी आपको पता चल गया कि ग्रे एरिया लैक ऑफ क्लैरिटी, ग्रे मैटर इंटेलिजेंस। ग्रे मैटर को और कहीं पे पढ़े हैं क्या? हाँ, यदि आप अपने माइंड के बारे में, इस दिमाग के बारे में बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो दिमाग में 2 तरह का मैटर भरा होता है। कौन कौन सा मैटर होता है? एक होता है व्हाइट मैटर और दूसरा होता है ग्रे मैटर। एक व्हाइट मैटर और दूसरा ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर आपका ये जो है ये पूरी तरह से ऐसे फैला हुआ रहता है, जो आप देखते होंगे ना, ऐसे 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 पूरा फैला होता है आपके माइंड में, दैट इज व्हाइट मैटर। इसके बीच में यहां पर जो फैला हुआ रहता है एकदम माइंड के बीच में, इधर भी व्हाइट मैटर बीच में, इस बीच में फैले हुए चीज को आप क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर। यहां पर, ठीक है, यहां पर। और यही ग्रे मैटर आपके इंटेलिजेंस के लिए काम होता है। यही ग्रे मैटर आपके लिए इंटेलिजेंस के रूप में वर्क करता है। इसलिए ग्रे मैटर का दूसरा मतलब इंटेलिजेंस भी होता है। और एक अलग जो देखा जाए इसका मीनिंग, तो ग्रे मैटर आपके माइंड में भी होता है, आपके स्पाइनल कोड में भी होता है। ठीक है, अब है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट का मतलब होता है कि ऐसी मार्केट जो ऑथोराइज्ड ना हो, वहां पे चीजें लीगल तरीके से नहीं बल्कि इलीगल तरीके से बेच दिया जा रहा हो। जैसे बोलते हैं ना कि चोरी वाला मार्केट, बोल सकते हैं, क्योंकि चोरी वाला मार्केट भी जो होता है वो लीगलाइज्ड नहीं रहता है, वहां भी इलीगल तरीके से सामान को, वस्तुओं को बेचा जाता है। तो उस तरह के मार्केट को आप क्या बोलेंगे, ग्रे मार्केट। अ मार्केट आउटसाइड द ऑथोराइज्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के जो सिस्टम है, ऑथोराइज्ड सिस्टम है, उससे आउटसाइड आ रहे, उसके साथ वो एग्रीमेंट में नहीं है, या फिर बोल सकेंगे कि वहां पे पॉलिसी या फिर जो सिस्टम है वो काम नहीं करता है।
तो वैसे मार्केट को आप क्या बोलेंगे? ग्रे मार्केट। ही बॉट अ कार फ्रॉम ग्रे मार्केट, वो व्यक्ति ने एक कार खरीद लिया, कहां से? ग्रे मार्केट से, जो मार्केट में उसको सस्ता मिल जाता। ग्रे मार्केट में सामान ना, वस्तुएं सस्ती मिल जाती, क्योंकि वो बोला जाए तो वहां पे किसी तरह का टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लीगलाइज्ड ही नहीं है, वो सिस्टम में है ही नहीं, तो वहां पे टैक्स वगैरह से बचा जाता है, और इसलिए वहां पे आपको सामान सस्ते दामों में मिल जाता है। तो वैसे मार्केट को क्या बोलेंगे? ग्रे मार्केट। नेक्स्ट आपके सामने 4 नंबर का जो है ग्रे एमिनेंस। ग्रे एमिनेंस का मतलब क्या होता है? ग्रे एमिनेंस का मतलब होता है वन विदाउट एन ऑफिशियल पोजीशन बट हु हैज इन्फ्लुएंस ओवर पीपल हु टेक डिसीजंस। मतलब ऐसे बहुत सारे आदमी को देखते होंगे जिसका कहीं पर कोई तरह का पोजीशन नहीं है, ना वो किसी जॉब में है, ना ही किसी वो पोस्ट पर है, ना ही वो किसी मिनिस्टर पोस्ट पे है, ठीक है, ऐसे कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच उस व्यक्ति के ऊपर है जो डिसीजन तैयार करता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आप एक ऑफिसर हैं, आपके ऊपर यदि किसी का हाथ है और उसका हाथ कहीं पर भी नहीं है, वो कहीं भी पोस्ट पर में नहीं है, और वो आपको हैंडल कर रहा है, दैट मींस उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे ग्रे एमिनेंस। जैसे बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो ऐसा ही एक्ट करता है, कैसे? ग्रे एमिनेंस के तरीके से। डीसी जरूर एक पढ़ लिख करके आईएएस बना, उसके बाद एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी एक नेता अपना कब्जा जमा सकता है। छोटा सा यदि एरिया का वो बड़ा नेता बन जाता है ना, तो वो भी व्यक्ति उस डीसी के ऊपर अपना क्या बोल सकते हैं, हक जमा देता है, और वो ऐसा बिहेव भी कर देता है, ऐसा दिखा भी देता है कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वही आपको करना भी पड़ेगा। तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? वैसे व्यक्ति को बोलेंगे आप ग्रे एमिनेंस, जो अपना हक डिसीजन मेकर के ऊपर भी चला देता है, ठीक है। यदि देखा जाए तो ऐसे कोई नेता बने थे क्या? हाँ, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्या मनमोहन सिंह अपने तरीके से डिसीजन ले पाते थे? बोलेंगे नहीं, उसको डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता था? तो कांग्रेस के जो हेड लीडर होता था उसके अकॉर्डिंग, और वो जो हेड लीडर था ना, उसका कहीं पे भी कोई पोस्ट नहीं है, फिर भी उसका हक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने तरीके से नचाता था, या जो भी नचाता हो, नचाती हो, जो भी था, तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? ग्रे एमिनेंस। बात क्लियर समझ में आ गया? तो इस तरीके से आज हम लोग 2 अलग अलग कलर के बारे में पढ़े, और 2 कलर पे बेस्ड जो इडियम्स था उसको हम लोग समझे, एक आपके रेड और एक आपके ग्रे। तो अभी तक हम लोग 3 कलर के बारे में पढ़ लिए हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रे। अब थोड़ा सा बचा है पिंक, येलो, ठीक है, व्हाइट, ब्लैक। तो इन सब पे हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए पीछे जितने भी हम बता चुके हैं उन सभी को आप रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। उन सभी को आप लिखने की कोशिश करो, बार बार 1-2 बार लिखने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको रट करके लर्न करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। और शॉर्टकट यदि है तो वो है आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन से, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज को समझ नहीं पाइएगा तो इसके मीनिंग को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, और इसीलिए आपको अभी रटने की जरूरत है, तो थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सारी चीजों को एक स्मूथ तरीके से समझ करके अपने अंदर उसको इनहेल करते जाएंगे, डालते जाएंगे, और फिर हमारा तैयारी सबसे बेस्ट होगा। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आप इन सारे बातों पे ध्यान देंगे, अपना सेहत का भी ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, फिर मिलेंगे।